नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 20 से 22 मार्च तक आयोजित होगा जोधपुर में। संचालन समिति ने ऑन ग्राउंड तैयारियों का लिया जायजा। सुरेश सिंह हत्याकांड मामले में जोधपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 44 लाख रुपए सहित अवैध हथियार किए बरामद। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सुरेश सिंह हत्याकांड मामले में वांछित अभियुक्तों की तलाशी में जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार अलसुबह पाली जिला पुलिस के सहयोग से कई जगहों पर दबिश दी और एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के साथ उसके कब्जे से कुल 44 लाख रुपए की राशि बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर हिस्ट्री शीटर अजयपाल सिंह उर्फ एपी सिंह, भरत सिंह मनिहारी और हिमांशु मीणा उर्फ दुर्योधन को भगाने का आरोप है। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अजयपाल सिंह पिछले लंबे समय से पैरोल से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि इनामी बदमाश अजयपाल, भरत और हिमांशु मीणा जब्बर सिंह के मनिहारी गांव पाली के ठिकानों पर आए हुए हैं और जब्बर सिंह उनको अपनी गाड़ी से उज्जैन छोड़कर आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, डीसीपी पूर्व अमृता दुहन के निर्देशन पर 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एडीसीपी नाजिम अली सहित एसीपी थानाधिकारी और करीब 200 पुलिस जवानों की टीम ने कल सुबह मटियारी गांव में जब्बर सिंह की माइंस पर दबिश दी। इस दौरान जब्बर सिंह ने पुलिस का सामना किया और वहां रुके हुए 3 बदमाशों को मौके से भगा दिया। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्बर सिंह को मौके से गिरफ्तार किया और उनके विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली। पुलिस को मौके से कुल 44 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं 22 वाहन, 18 मोबाइल फोन सहित अवैध हथियार भी बरामद हुए। कल हमें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी। पुख्ता सूचना थी कि अजयपाल जो 1 लाख का इनामी है सुरेश सिंह हत्याकांड में जो वांछित है, उसके अलावा उसका दूसरा शूटर हिमांशु मीणा और भरत, जब्बर सिंह ने उनको शरण दे रखी है और उसके बाद वो उनको उज्जैन छोड़ के आ जाएगा आज ही। इस बात को लेकर हमने तुरंत रात को अपने मुख्यालय से बात करके सीपी सर के माध्यम से हमने एसटीएफ ली। अपने अधिकारी रातों रात हमने कार्य योजना बनाई, जिसमें एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में वहाँ पर दिवाकर जी एसीपी मंडोर, एसीपी ईस्ट देरावर जी व 9 थानाधिकारी ईस्ट के, 2 थानाधिकारी वेस्ट के और एसपी पाली सर से कोऑर्डिनेट करके डीएसटी और साइबर टीम पाली की लेकर हमने आज सुबह 4 बजे उनके घरों में दबिश दी। हमने उन सभी जो ठिकाने थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जहां पर जब्बर सिंह इन अपराधियों को शरण दे सकता है, जिसमें इसी तरह से हमने अलग अलग टीम गठित करके मनिहारी गांव में, उनके घर पे, बाड़े पर, उनकी माइंस में, उनके फार्म हाउस में, पाली में उनके फाइनेंस ऑफिस में, उनका फार्म हाउस पाली शहर में और उनका जो भाई है भवर सिंह मंडली, जब्बर सिंह का जो भाई है भवर सिंह मंडली, उसके घर पर हमने जॉइंट एक दबिश दी ताकि कहीं पर भी अगर है तो वो पकड़ में आ सके अपराधी। ड्रोन की भी मदद ली गई थी, ड्रोन द्वारा कोई बिल्कुल। हमने जब माइंस पर हमारी टीम पहुंची तब जैसे जब्बर सिंह ने अजयपाल सिंह, अपने बेटे भरत और हिमांशु मीणा, इनको भगा दिया पहले ही, जैसे उसे सूचना मिली कि पुलिस आई है। इसमें हमने जब्बर सिंह को तुरंत डिटेन किया है और उसको हम साथ में लेकर आए हैं और उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या बिल्कुल। इसके अलावा जो उसके घर की पूरी तरह से सर्च ली गई, हमने डीप मेटल डिटेक्टर, HHMD, ये सभी हम साथ में लेकर गए थे और हथियारों के लिए हम धारदार हथियार कुछ मिले हैं उसके घर से, जब्बर सिंह के घर से 21.5 लाख कैश मिला है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं और इन सब के अलावा 22 गाड़ियां हमने जब्त की हैं उसके घर से और उसकी माइंस से। उन गाड़ियों को माइनिंग विभाग और लोकल जो थाना अधिकारी है उनके सुपुर्द कर दिया गया है ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। रात को भगे कौन है? जी सर बताएं। टीम के साथ में आपने कार्रवाई की, कितने मिनट कितने सेकंड में उसको उठाया गया? रात को हमें मुखबिर खास से इतना मिली थी कि जो हमारा इनामी है जयपाल सिंह और उसके 2 साथी जो हैं वो वहाँ पे मनियारी गांव में जो है जब्बर सिंह के यहाँ छुपे हुए हैं
जिस पर हमने जोधपुर पुलिस की टीम में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में और डीसीपी मैम के निर्देशन में 7-8 टीमें हमने यहाँ गठित की। एसटीएफ टीम ली, क्यूआरटी ली और सभी टीमों ने पाली पहुंचकर पाली पुलिस के सहयोग से जबर सिंह के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई। साथ ही उसके भाई जो है पाली में रहता है भंवर सिंह मंडली, उसके यहाँ पे भी हमने दबिश दी अलग टीमें बनाकर। तो जब जबर सिंह के माइनिंग्स पे हमने दबिश दी तो वहाँ पे 3 व्यक्ति जिसको कि वो जबर सिंह एपी बना कह के भाग जाओ यूँ करके उन्होंने 3 व्यक्तियों को वहाँ से भगाया। और बाद में तस्दीक करने में मालूम हुआ कि वो एपी जो कि हमारा इनामी है, 1 लाख का इनामी है, दूसरा जो हिमांशु मीणा उसका साथी है और तीसरा जो है इसका भरत सिंह, इसका खुद का ही लड़का है। इन तीनों को उसने भगा दिया। लगातार हमने पहाड़ों पे उसका पीछा किया लेकिन उसको पकड़ने में फ़िलहाल हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी जो है हमारे एयरपोर्ट SHO पाली पुलिस जो है वो अभी भी उनका लगातार पीछा कर रही है। वहाँ से जबर सिंह ने चूँकि इनको भगा दिया था, अतः उसको वहाँ से हमने दस्तयाब किया। फिर उसके विभिन्न ठिकानों पे हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके घर से जो है हमें काफ़ी तादाद में लाखों रुपए मिले हैं जिनको हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द किया है। साथ ही ढेरों मोबाइल जो कि साबित करते हैं कि इसका लगातार अब इनामी बदमाश और अपने बेटे से जो है लगातार संपर्क था। तो कीपैड फ़ोन है वो करीब 20 या 25 के आसपास हमें मिले। कई सिम हमें मिली है जिनकी तकनीकी आधार पर हम विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और जल्द ही जो है मुख्य जो आरोपी है उनको दस्तयाब हम कर लेंगे। भंवर सिंह मंडली का कोई इन्वॉल्वमेंट सर? एक बड़ा भंवर सिंह मंडली का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन रात को हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि हो सकता है कि वहाँ से भगने के बाद में भंवर सिंह मंडली के यहाँ वो रुके या शरण ले या वो उनको आगे पास करने में मदद करे। उस आधार पर हमने भंवर सिंह मंडली के यहाँ भी एक टीम जो हमारे दिवाकर जी हैं एडिशनल एसपी साहब, उनकी टीम ने वहाँ दबिश दी थी और वहाँ दबिश देने पर करीब 22 लाख रुपए वहाँ से मिले। धारदार हथियार भी मिला है जो कि हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। कौन सी गाड़ी में फरार हुए सर जिसका पीछा करी हुई गाड़ी? जो बाय द वे गाड़ी मोटरसाइकिल पे बात आई थी उस वक्त, क्योंकि हमारे जाने से जस्ट पहले जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो भाग गए थे वहाँ से। लेकिन मुखबिर खास से इतला हमें ये मिली थी कि तीनों बदमाशों को जबर सिंह जो है वो अपनी फॉर्चूनर गाड़ी से उज्जैन की तरफ छोड़ के आए। जैसलमेर में रविवार को गांधी कॉलोनी में एक युवक ने आत्महत्या की। मुस्लिम समाज ने हत्या का संदेह जताकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। देखते ही देखते पुलिस थाना कोतवाली के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। पुलिस ने युवक के साथ रहने वाले युवक को पकड़कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में युवक द्वारा आत्महत्या करना बताया गया। जैसे ही भीड़ को यह बात पता चली युवक ने आत्महत्या की है, युवाओं ने पुलिस थाना कोतवाली के आगे टायर जलाने शुरू कर दिए और कुछ ही देर में युवाओं द्वारा शहर के मुख्य चौराहे हनुमान चौराहे पर टायर जलाकर सर्किल को तोड़ना शुरू कर दिया तथा विश्व विख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर को देखने के लिए आए हुए पर्यटकों की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ कर डाली, जिसके विरोध में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, जैसलमेर जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी एवं पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने जैसलमेर जिला कलेक्टर के साथ शिष्टमंडल वार्ता की। वार्ता में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कल के घटनाक्रम को लेकर किए गए पथराव एवं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने आश्वस्त करते हुए बताया कि इस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। शिष्टमंडल ने मुख्य मांग जिन लोगों ने कल जनभावना को ठेस पहुंचाते हुए ऐसा वातावरण पैदा किया उन सभी को नामजद करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कल जो जैसलमेर जिले में पहली बार निंदनीय घटना हुई है, हनुमान चौराहे के ऊपर जिस ढंग से तोंडा मचाया गया और वो पूरी शहर की जनता आम पब्लिक देखती रही, उस ढंग का जैसलमेर जिले में पहली बार जो हुआ है, मैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि इस कांग्रेस को क्या साफ सूंघ गया है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी निंदा नहीं की, किसी ने एक बार में स्टेटमेंट नहीं दिया कि अभी ये गलत काम हुआ है, आइंदे से ऐसा काम नहीं होगा, ये किसी ने भी नहीं कहा। इसके विरोध में जिला कलेक्टर के पास हमारा पूरा संगठन आया, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रमुख सारे ही आए और यही जिला कलेक्टर को कहा है हमने आज कि इस ढंग की घटनाएं वापस ना हो। थोड़े के दरवाजे के ऊपर जाके इस ढंग से पुलिस के सामने हरकतें करनी, पुलिस मुक्त कर बैठी रही और इस ढंग से इस जैसलमेर जिले में ये घटनाएं, इसके विरोध में हम आए कि आइंदे से ध्यान रखें, अन्यथा
सारा जिला इसके विरोध में उतरेगा, धरना प्रदर्शन होगा और उसकी जिम्मेवारी साली प्रशासन की होगी। कलेक्टर ने कहा कि जो किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और सारों को अरेस्ट करूंगी, 10-10 साल तक उनकी जमानत नहीं होगी, ये मुकदमा उन पे होगा, ये कहा। भाई वो तो सामने पड़ा है ना, वो तो सामने दिख रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उसी वक्त पुलिस ने अंदर क्यों नहीं किए जब थाना का गेट घेरा था सब, ये तो सामने दिख रहा है जो भी है। कल जो जैसलमेर जिला शांति प्रेम भाव वाला जिला, सदियों से शांति स्थापित करने वाले जिले में कल उपद्रवियों ने जो तांडव मचाया वो मीडिया ने भी देखा और जैसलमेर जिले का प्रशासन और पुलिस आंखें मूंद कर उन उपद्रवियों को उत्पात मचाने के लिए साथ दे रहे थे। उसका आज हमने भारतीय जनता पार्टी, हमारे समस्त नेतागण, माननीय जिला कलेक्टर से मिलके जो उपद्रव मचाया उसकी कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। प्रशासन ने भी, जिला कलेक्टर माननीय महोदया ने आश्वस्त किया है कि जो भी कल इस उपद्रव मचाने वाले थे वो वीडियो में हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, 2-3 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी जल्दी गिरफ्तार करेंगे और जो कानून में बनती है कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई करके आगे जैसलमेर में ऐसी घटना न हो उसके लिए आश्वस्त किया है। और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है वो आप भी देखेंगे, हम भी देखते हैं। ये शांत जिला है, शांति में रहे और शांति स्थापित हो और प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए जो अभी जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी थी कि ऐसा तांडव जैसलमेर में न हो। वो आप मीडिया के बंधु और जैसलमेर शहर देख रहा है कि उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनकी उपद्रव के साथ सह थी, वो सह नहीं होनी चाहिए। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो तो आपको भी ऐसे उपद्रव में साथ रह के और जनता की शांति स्थापित हो, इसलिए आपको आगे आना चाहिए। हम कल से देख रहे हैं कि कोई सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि या कोई संगठन का पदाधिकारी आगे नहीं आया, तब आज भारतीय जनता पार्टी समस्त नेता, समस्त कार्यकर्तागण मिले हैं और जो भी कल की घटना है अति निंदनीय है। कलेक्टर महोदया का कहना है कि नगरपालिका की संपत्ति थी और नगरपालिका ने मुकदमा दर्ज करवा लिया है और उसका प्रशासन के पास वीडियो है। लगभग 15-20 लोग उसमें दिख रहे हैं कि वो उत्पात मचा रहे हैं, संपत्ति तोड़ रहे हैं। और जैसलमेर का जो हृदय स्थल है हनुमान चौराया, जो सदियों से विश्व विख्यात है, हर पर्यटन आने वाला उस चौराहे को देखता है, तो इस चौराहे पे ऐसा उत्पात मचाना, उसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने कहा है कि हमारे पास वीडियो है और 3-4 गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी आज शाम तक और कल अवश्य गिरफ्तार करेंगे। कानून झुंझुनू जिले हरियाणा सीमा से लगते सूरजगढ़ थाना इलाके कुलौट खुर्द गांव में सेना के मेजर के परिवार को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर कई इलाकों की डकैती के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रही बदमाशों की गैंग से रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। थानाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कुलौट खुर्द में डकैती के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी अंतर्राज्यीय बावरिया गैंग के बबलू उर्फ भालू बावरिया, सुभाष संजय, मोहन सिंह, अर्जुन, राजकुमार बावरिया, रवि बावरिया और शशि बावरिया से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटा गया माल भी बरामद किया है। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त देसी कट्टा भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों के खुलासा होने की भी संभावना जताई जा रही है। 24 फरवरी की रात को मेजर के घर में हुई डकैती की घटना को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मुर्दुल कछावा द्वारा गंभीरता से लेते हुए स्वयं घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान तेजपाल सिंह तथा सीओ चिड़ावा श्री सुरेश शर्मा जी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। विभिन्न टीमों द्वारा कड़ी मेहनत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तथा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्य करते हुए मात्र 3 दिन में ही सभी मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना के वक्त जो भी सामान ज्वेलरी डकैती की गई थी उसको बरामद किया गया तथा मुलजिमान द्वारा जो हथियार देसी कट्टा का इस्तेमाल किया गया था उसको भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।
मुलजिमान से अन्य घटनाओं के बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है तथा दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में रविवार को विप्र महाकुंभ हुआ। इसमें कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण नेता एक मंच पर दिखाई दिए। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि हमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास से मतलब नहीं है, हमें तो हमारा आरक्षण अलग से चाहिए। तिवाड़ी ने मंदिर अधिग्रहण पर कहा कि राज्य सरकार को मंदिरों का अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। पुजारी केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि गुर्जर और राजपूत समेत अन्य समाजों के भी लोग हैं। हमारी ये मांग केवल ब्राह्मण पुजारियों के लिए नहीं है, पूरे हिंदू समाज के लिए है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि यदि किसी के लिए वक्फ बोर्ड अलग से हो सकता है तो हिंदू रिलीजियस एक्ट भी बनना चाहिए। सारे देवस्थान हिंदू समाज के कब्जे में रहने चाहिए। सच द्वारा हजारों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में श्री रामनवमी महोत्सव द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में 30 मार्च को जोधपुर शहर के घंटाघर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा को सफल बनाने हेतु श्री रामनवमी महोत्सव के अध्यक्ष डॉक्टर KR डौकिया के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्यों ने शहर के रातनाड़ा स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर में भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण देकर शोभा यात्रा का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। श्री रामनवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KR डौकिया ने बताया कि भगवान श्री राम के प्रति पूरे भारतवासियों के है। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया था। उसी के चलते इस वर्ष बहुत ही जोश और उत्साह के साथ विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह शोभा यात्रा 30 मार्च को शहर के घंटाघर से प्रारंभ होकर शहर के भीतरी क्षेत्रों में होते हुए सरदारपुरा सत्संग भवन जाकर संपन्न होगी। इस दौरान राम और सीता जी से सजी झांकियां भी होगी। वहीं बड़ी संख्या में राम भक्त के साथ मौजूद रहेंगे। समिति के डॉक्टर राम गोयल ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में इस अवसर पर जगह जगह बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। वहीं जोधपुर शहर में भी शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए गणेश जी से प्रार्थना कर उन्हें निमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर श्री रामनवमी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में श्री रामनवमी महोत्सव समिति की तरफ से श्री गजानन महाराज की पूजा अर्चना करके आज श्री गणेश किया गया और सभी के जोधपुर वासियों से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और इस भव्य यात्रा को 30 तारीख को भव्य यात्रा को सफल बनाएं। भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आज उसका श्री गणेश किया गया है और ये जो शोभा यात्रा होती है भारत में सब में उत्तम और विराट रूप में होती है। आज जोधपुर वासियों से अपील है कि इस शोभा यात्रा में 30 तारीख को शामिल होकर इसको सफल बनाएं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568 164935 9571 577 375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर।
authentic taste. So this is the one of the best shop, I guess. अल्टीमेट। और श्रीजी हतई पूरी सिटी के बाहर सभी तक इनका टेस्ट पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शेरे राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास की 60वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जोधपुर शहर के चांदपौल के बाहर स्थित उनके समाधि स्थल पर समाज सेवियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर जयनारायण व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर उनके विचारों का स्मरण भी किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोमदत्त हर्ष ने बताया कि स्वर्गीय जयनारायण व्यास पूरे राजस्थान के लिए एक प्रेरणा थे। व्यास ने अपने संपूर्ण जीवन काल में सदैव राष्ट्र हित की बात कही। वह अपने दबंग निर्णयों एवं जनता के प्रति समर्पित भाव के लिए जाने जाते थे। इस अवसर पर कपिल व्यास, मुरली सेन, पार्षद राकेश कल्ला, पंडित विजय दत्त पुरोहित सहित बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। जयनारायण जी व्यास की आज पुण्यतिथि है और वो एक धुन के धनी थे। वो सच बात कहते हुए किसी से घबराते नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस जन भी उनसे खफा हो गए थे और एक समय ऐसा आया था कि उनको कांग्रेस से निकालने का प्रोग्राम बन गया। डेबर भाई थे वो उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी कि भाई व्यास तुम इस्तीफा दे दो, तुमको कांग्रेस से निकाले। तो उन्होंने वापस जवाब दिया कि कांग्रेस मेरी माँ जननी है, मेरी माँ से मेरे को कोई जुदा नहीं कर सकता। तो मैं जिस दिन मेरा खून पानी हो जाएगा उस दिन सताई मैं कांग्रेस से निकल जाऊंगा। वो चिट्ठी जो है ऑल इंडिया कांग्रेस में तो पढ़ाई गई तो डेबर भाई प्रस्ताव को उसको खारिज कर दिया। ये सबसे बड़ी थी और वो धुन के धनी थे। उन्होंने जीवन जो शुरू किया था वो एक अध्यापक के शुरू किया था और उनको चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे राज्यसभा के मेंबर रहे, मगर उनको मार साहब के नाम से ही प्रसिद्ध किया हुआ था। और कई लोगों ने उनकी जुड़ गए थे। 36 कौम साथ लेके उन्होंने जो कांग्रेस को जोधपुर में पैदा करी और उन्होंने आंदोलन किया, घर बार फूंक दिया। वो हमारे पड़ोस में रहने वाले थे और उनको सहयोगी थे जो आर्थिक सहायता करते थे। उन्होंने भी अपना घर फूंक दिया था जिसमें एक भंवरलाल सराफ का नाम था। भंवरलाल सराफ था। मैंने वो चिट्ठी एक हमको देते थे, उनके यहाँ जाके दो और वापस वो लिफाफा देते थे लिफाफे। तो उनको मैंने आंखों से देखा था। उसके घर में चांदी की सांकड़ें थी और चांदी की चादर से झूला था। और एंड उसका ये हुआ कि व्यास जी के लिए उन्होंने पूरा धन कुर्बान कर दिया और आखिर में अंत उनका वो हुआ था कि चौपाटी में पातल लेके उसने जीवन गुजारा था। तो वो धुन के धनी थे और वो कवि थे, वो संगीतकार थे, सभी गुण में मौजूद थे। और आज उनका जो है जो उनकी प्रेरणा से हम चलते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में उनकी प्रेरणा से काम किया और आज 50-60 साल मेरे को हो गया इनको सेवा करते हुए। और उम्मीद करता हूँ कि पीछे हमारे जो है टीम तैयार है, वो आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस वर्ष फरवरी माह तक कुल प्रारंभिक आय 6,598 करोड़ रुपए अर्जित की, जिसमें यात्री आय से 2,543 करोड़ रुपए तथा माल यातायात से 3,342 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार विजय शर्मा, महाप्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे ने संरक्षा, समय पालन,
यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने तथा निर्माण व विद्युतीकरण कार्यों को लक्ष्य अनुसार पूरा करने पर विशेष बल दिया है। इन कार्यों के बेहतर निष्पादन से उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस वर्ष फरवरी माह तक 6,598 करोड़ रुपए की कुल प्रारंभिक आय अर्जित की, जो गत वर्ष 2021 से 22 की इस अवधि में 5,165 करोड़ रुपए की तुलना में 27.7% अधिक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर आय को बढ़ाने के लिए अन्य संसाधनों का भी बेहतर उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत रेलवे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस वर्ष फरवरी माह तक लगभग 6600 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आय अर्जित की है। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो यात्री आय में 2543 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है और इसी तरह माल भाड़े में 3342 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है, जो फरवरी माह तक एक कीर्तिमान है। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में संरक्षा, समय पालनता, आय, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे विशेष बल दिया जा रहा है और इन्हीं का यह परिणाम है कि आय में ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे जो नॉन फेयर रेवेन्यू के जो सोर्सेस होते हैं, जैसे रेल कोच रेस्टोरेंट होते हैं, ब्रांडिंग स्टेशनों पे जो करते हैं, कोचेज में जो ब्रांडिंग होती है, इन सब पर एक विशेष बल दिया जा रहा है और हम एक ड्राइव के मोड में इसको हम कर रहे हैं ताकि हम उत्तर पश्चिम रेलवे में न सिर्फ आय की बढ़ोतरी हो बल्कि पैसेंजर सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी कर सके। इसी तरह अगर हम टिकट चेकिंग की बात करें तो उसमें भी हमारी आय में बढ़ोतरी हुई है और बेटिकट जो यात्रा सफर कर रहे हैं उन पर भी अंकुश लगाने के हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरा प्रयास है कि हम न सिर्फ यात्रियों को एक बेहतर सुविधा प्रदान करते रहें बल्कि एक नया कीर्तिमान भी आय अर्जन में करते रहें। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की ऑन ग्राउंड तैयारियों का जायजा लेने के लिए संचालन समिति ने सोमवार को बोरानाडा के ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर में विजिट की एवं समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वाणिज्य वीनू गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त महेंद्र कुमार पारक, रीको के स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार एवं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने TFC ग्राउंड में लगाए जा रहे डोम स्ट्रक्चर का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने एक्सपो में आने वाले एग्जीबिटर्स और खरीदारों की सहूलियत से संबंधित मीटिंग एरिया, सुरक्षा प्रबंधों, फायर एग्जिट एवं विभिन्न सुविधाओं के बारे में समुचित दिशा निर्देश दिए। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की तैयारियों को लेकर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता ने कहा, राजस्थान एक्सपोर्टर्स प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा आयोजित होने वाला राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर को विश्व मानचित्र पर विशेष रूप से पहचान दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला द्वारा 18 मार्च 2023 को आयोजित होली स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां एवं उसकी रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा जोधपुर शहर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालचिया की अध्यक्षता में सांसद सेवा केंद्र में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंचासीन के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह कछावा, महापौर वनीता सेठ, जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, डॉक्टर करणी सिंह खींची, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अतुल भंसाली मौजूद रहे। बैठक के प्रारंभ में निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में मंचासीन अतिथि सहित मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा का पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 18 मार्च 2023 को केशव परिसर, आदर्श विद्या मंदिर, कमला नेहरू नगर, जोधपुर में भाजपा जोधपुर शहर जिला के सानिध्य में आयोजित होने वाली होली स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। मंचासीन अतिथियों ने भाजपा जिला संगठन द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया। देवेंद्र सालेचा ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटी गई। 18 मार्च को शहर जिला जोधपुर भारतीय जनता पार्टी का एक होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम केशव परिसर कमला नेहरू नगर में रहेगा, जिसमें कि हमारे केंद्र के आदरणीय, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया, संगठन मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और हमारे जोधपुर के लाडले सांसद और जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत इस समारोह में शामिल होंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में हम हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से लेकर आज तक के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर जोधपुर में हैं, उन सब का 75 वर्ष के ऊपर के कार्यकर्ताओं का एक सम्मान कार्यक्रम रखेंगे। जिनका भी अमृत वर्ष पूर्ण हो गया है, उन सब कार्यकर्ताओं का एक सम्मान कार्यक्रम रखेंगे। और उसके बाद में, इसके साथ ही में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में ही एक
सहभोज का कार्यक्रम भी सभी कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा और हमारी कल्पना है कि इस पूरे कार्यक्रम में 5 से 7 हज़ार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शरीक होंगे और इस कार्यक्रम को हम वृहद रूप से मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली कोई चुनावों के हिसाब से तय नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हमेशा यही रहती है कि वह हमेशा क्रियाशील रहती है। किसी भी दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ चुनाव के वक्त में काम करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आम जन के सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। 18 मार्च को शहर जिला जोधपुर भारतीय जनता पार्टी का एक होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम केशव परिसर कमला नेहरू नगर में रहेगा, जिसमें कि हमारे केंद्र के आदरणीय हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया, संगठन मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और हमारे जोधपुर के लाडले सांसद और जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत इस समारोह में शामिल होंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में हम हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के शुरू से लेकर आज तक के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर जोधपुर में है उन सब का 75 वर्ष के ऊपर के कार्यकर्ताओं का एक सम्मान कार्यक्रम रखेंगे। जिनका भी अमृत वर्ष पूर्ण हो गया है उन सब कार्यकर्ताओं का एक सम्मान कार्यक्रम रखेंगे और उसके बाद में उसके साथ ही में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में ही एक सहभोज का कार्यक्रम भी सभी कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा। और हमारी कल्पना है कि इस पूरे कार्यक्रम में 5 से 7 हज़ार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शरीक होंगे और इस कार्यक्रम को हम वृहद रूप से मनाया जाएगा। क्या इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली कोई चुनावों के हिसाब से तय नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हमेशा यही रहती है कि वह हमेशा क्रियाशील रहती है। किसी भी दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ चुनाव के वक्त में काम करना भारतीय जनता पार्टी की नीयत में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी रंगों के त्योहार होली के पर्व के बाद आने वाले शीतलाष्टमी पर्व को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता को एक दिन पूर्व बने हुए विभिन्न प्रकार के ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर भोजन किया जाता है। वहीं वर्तमान समय में जिंदगी की भागदौड़ में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन शहर के भीतरी क्षेत्र जूनी मंडी में स्थित श्रीजी हताई एक ऐसा स्थान है जहां पर पिछले कई वर्षों से तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं और बड़ी संख्या में शहरवासी इसका लाभ भी लेते हैं। श्रीजी हताई के ललित व्यास ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से हर उत्सव पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। इस बार भी शीतलाष्टमी को ध्यान में रखते हुए रबड़ी के मालपुए, चक्कर बड़े, सांभर बड़े, गूंजे सहित कई प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। सभी देश प्रदेश वासियों को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं ललित व्यास की तरफ से और श्रीजी हताई परिवार की ओर से। हमने ये कारवा स्टार्ट किया था जो 7 से 8 साल पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने संपूर्ण माता के भोग लगने हेतु जितनी भी सामग्री होती है हमने यहाँ पे रेडी करके उसको सेल आउट करने का एक प्लान किया और वो हम इतने वर्षों से 7 से 8 वर्षों से हम इसको कंटिन्यू सेल आउट कर रहे हैं। और इसमें जो मेन जो चीज़ें होती है, गुड़ के मालपुए हो गए, स्पेशल हमारा ये गुंजिया हो गया, दही बड़े हो गए, पालक बड़े हो गए, स्पेशल पचकूटा हो गया, केसर का करवा हो गया, ऐसे करके इसमें जो भी संपूर्ण सामग्री जो लगती है ठंडे हेतु वो सारी की सारी आपको श्रीजी हताई पे आपको रेडी मिलेगी। आप एक बार ज़रूर पधारें और सेवा का मौका दें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 20 से 22 मार्च तक आयोजित होगा जोधपुर में। संचालन समिति ने ऑन ग्राउंड तैयारियों का लिया जायजा। सुरेश सिंह हत्याकांड मामले में जोधपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 44 लाख रुपए सहित अवैध हथियार किए बरामद। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।